हेलो बच्चों, कृष्णा एक्सप्लेन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों आप ध्यान दें, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 हिंदी वसंत के अंतर्गत पहला पाठ ध्वनि। हम आपको बताएंगे इस पाठ का भावार्थ और साथ ही साथ पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो आप लगातार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जानते रहें कक्षा 8 हिंदी वसंत के सारे पाठों का भावार्थ, सारांश और प्रश्नों के उत्तर हमारे साथ। तो चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं कविता ध्वनि, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आइए आप भी हमारे साथ साथ पढ़ें। कविता में अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। आप ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर जो है कवि कहता है कि अभी मेरा अंत नहीं होने वाला है, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कुल मिलाकर जीवन रूपी जो बसंत है अभी शुरू हुआ है और इसका अंत नहीं होगा। हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गाथ, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। यहाँ पर कवि कहता है कि मेरे पत्ते जो हैं हरे हरे हैं, डालियाँ कलियाँ और सब पूरा का पूरा पेड़, यानी कि जो पेड़ शरीर रूपी जो पेड़ है यह पूरा कैसा है, हरा भरा है। और मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, जो मेरा स्वप्न है मैं जो है फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जो कलियाँ निकलती हैं उन पर जो है अपना जो है जो आलस में पड़ी हुई कलियाँ हैं उन पर हाथ फेरूंगा और उन्हें जगाऊंगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा, मैं उनका आलस्य खींच लूँगा प्रत्येक फूल से, अपने नवजीवन का अमृत उनके द्वारा मैं उनको सींच दूँगा। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। और मैं उन सबको भटके हुए युवाओं को रास्ता दिखा दूँगा जो कि मेरे अपने हैं, इसलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे कार्य करने हैं। तो ये यहाँ पर जो है कविता का हमने आपको थोड़ा बहुत अर्थ बताया। इसके बाद हम आपको यहाँ पर जो है बताएंगे कविता का पूरा भावार्थ, जिसे आप लिख भी सकते हैं और उसे अच्छे से याद करें। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आपके प्रश्न शुरू होते हैं, इन सारे प्रश्नों के उत्तर भी हम आपको इस वीडियो में यहाँ पर बताने वाले हैं। तो आप लगातार जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें वीडियो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं सबसे पहले इस कविता पाठ का भावार्थ। तो बच्चों आप ध्यान दें, आपको एक बार फिर से याद दिला दें, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 हिंदी वसंत का पहला पाठ ध्वनि, और हम आपको बता रहे हैं इस पाठ का भावार्थ और साथ ही साथ प्रश्नों के उत्तर भी। सबसे पहले बात करते हैं कविता पाठ के भावार्थ की। इस कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कवि ने इस कविता के द्वारा प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना को दर्शाया है। इस कविता में प्रकृति का मनोहारी चित्रण है, भाषा सरल और भावपूर्ण है, तत्सम और तद्भव शब्दों का भी इसमें प्रयोग हुआ है। इस तरह कविता में कवि का आशावादी दृष्टिकोण है, इसलिए वह जीवन की सुंदरता को पूरी तरह से जीना चाहता है, यह इसमें दिखाया गया है। आप समझ गए ना। इसके बाद यहाँ पर जो है कविता के बारे में कवि मानते हैं कि अभी उसका अंत नहीं होगा, अभी अभी उनके जीवन रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया है। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष हरे भरे हैं, पौधों पर कलियां खिली हैं जो अभी तक सो रही हैं। कवि कहते हैं वो सूर्य को लाकर इन अलसाई हुई कलियों को जगाएंगे और एक नया सुंदर सवेरा लेकर आएंगे। कवि प्रकृति के द्वारा निराश हताश लोगों के जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं। कवि बड़ी तत्परता से मानव जीवन को मारने के लिए अपनी हर खुशी एवं सुख को दान करने के लिए तैयार हैं। वे चाहते हैं हर मनुष्य का जीवन सुखमय व्यतीत हो, इसलिए वे कहते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा जब तक वो सबके जीवन में खुशियाँ नहीं ला दें। ठीक है, तो इस प्रकार कवि जो है सबके जीवन में खुशियाँ लाना चाहता है और कहता है कि मेरा अंत अभी नहीं होगा क्योंकि मेरे को अभी बहुत सारे कार्य करने हैं और युवाओं को जगाना है। ठीक है, तो ये था इस कविता का भावार्थ। आप इसे चाहे तो अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, इसे अच्छे से याद कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों जान लेते हैं इस कविता पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। अभ्यास प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न आपका, आप देख सकते हैं अपने पाठ के अंत में आपको मिल जाएंगे सारे प्रश्न। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा?
तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व उमंग है, उसे कभी काफ़ी नवीन कार्य करने हैं, वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहते हैं। इस प्रकार से आप अपने इस पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, इसे याद भी करें। और दूसरा प्रश्न है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? तो क्या क्या प्रयास करता है आपने कविता में पढ़ा था। उत्तर लिखेंगे, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल या खिले पुष्प बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में बसंत आया हुआ है, इसलिए वह कलियों को हाथों से बसंती स्पर्श से खिला देगा। वह फूलों की आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना तथा अपने नवजीवन के अमृत से सींचना चाहता है। तो इस प्रकार से आप बच्चों दूसरे प्रश्न को देख सकते हैं और उसका उत्तर लिख सकते हैं यहाँ से। तीसरा प्रश्न आपका, पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कौन? कवि। उत्तर लिखेंगे, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना कोमल हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है। वह उन्हें चुस्त, प्राणवान, आभावान व पुष्पित करना चाहता है ताकि वे बसंत के सौंदर्य को और भी मनोहारी बना दें। कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष के स्वप्न जगा देना चाहता है, उनका आलस्य दूर करना चाहता है और वह उनमें नए आलस्य उत्साह का संचार करना चाहता है, यानी उनमें उत्साह और जोश भर देगा। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ये तीसरा प्रश्न है, उसका उत्तर आप लिखें। चौथा प्रश्न है यहाँ पर बच्चों, बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। समझ गए ना आप, बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, यानी ऋतुओं का राजा। तो यहाँ पर बच्चों आप क्या लिखेंगे उत्तर में? उत्तर लिखेंगे, बसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि यह सभी ऋतुओं का राजा है। इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन पर होती है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है। इस समय पंचतत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। पंचतत्व कौन कौन होते हैं? जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं। पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं, आम बोरों से लद जाते हैं और खेत सरसों के फूलों से भरे पीले दिखाई देते हैं। सरसों के फूल ऋतुराज के आगमन की घोषणा करते हैं। खेतों में फूली हुई सरसों पवन के झोंकों से हिलती ऐसी दिखाई देती है मानो सामने सोने का सागर लहरा रहा हो। कोयल पंचम स्वर में गाती है और सभी को कुहू कुहू की आवाज़ से मंत्रमुग्ध कर देती है। इस ऋतु में उसकी छटा देखते ही बनती है। इस ऋतु में कई प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं जैसे बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि, है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर से इसका उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। ये चौथा प्रश्न है। और उसके बाद जो है किसी एक त्यौहार के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है अगला प्रश्न है, बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्यौहार पर निबंध लिखिए। तो आप किसी एक त्यौहार पर निबंध लिख सकते हैं जो बसंत ऋतु में आते हैं। उत्तर में आप लिख सकते हैं, बसंत ऋतु का समय फाल्गुन, चैत और बैसाख माह के आरंभिक दिनों अर्थात मार्च अप्रैल का होता है। इसकी अवधि लगभग 2 महीने की होती है। बसंत ऋतु में कई त्यौहार मनाए जाते हैं जैसे बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि और होली। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने इस 5वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। और बात करते हैं एक त्यौहार के बारे में। तो मान लो हम जो है होली के बारे में लिख सकते हैं। होली के बारे में जानकारी आप यहाँ से देख के लिखें। हमारा देश भारत विश्व का अकेला एवं ऐसा अनूठा देश है जहाँ पूरे साल कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। रंगों का त्यौहार होली हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? फाल्गुन मास की पूर्णिमा को। याद रखेंगे ना आप। यह त्यौहार रंग एवं उमंग का अनुपम त्यौहार है। जब बसंत अपने पूरे यौवन पर होता है, सर्दी को विदा देने और ग्रीष्म का स्वागत करने के लिए इसे मनाया जाता है। संस्कृत साहित्य में इस त्यौहार को मदनोत्सव क्या कहा जाता है? मदनोत्सव के नाम से पुकारा जाता है। होली के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को अग्नि में जलाने के प्रयास में उसकी बुआ होलिका, क्या नाम था उसकी बुआ का? होलिका। भक्त कौन था? प्रहलाद। किसका? विष्णु भगवान का। अग्नि में जलकर स्वाहा हो गई थी। इसी घटना को याद कर प्रतिवर्ष होलिका दहन किया जाता है। दूसरे दिन फाग खेला जाता है। इस दिन छोटे बड़े, अमीर गरीब आदि का भेदभाव मिट जाता है। सब एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, गुलाल लगाते हैं और गले मिलते हैं। चारों ओर
आनंद, मस्ती और उल्लास का समा बन जाता है। ढोलों पर थिरकते, मंजीरों की ताल पर झूमते, नाचते गाते लोग आपसी भेदभाव भुलाकर अपने शत्रु को भी गले लगा लेते हैं। परंतु कुछ लोग अशोभनीय व्यवहार कर इस त्यौहार की पवित्रता को नष्ट कर देते हैं, जो कि उचित नहीं है। हमारा कर्तव्य है हम होली का त्यौहार उनके आदर्शों के अनुरूप मनाएं। आपसी वैमनस्य, वैर भाव, घृणा आदि को जलाकर एक दूसरे पर गुलाल लगाकर आपस में प्रेम, एकता और सद्भाव बढ़ाने का प्रयास करें। होली के अवसर पर आओ एक दूसरे पर गुलाल लगाएं, अपने सब भेदभाव भुलाकर प्रेम और सद्भाव बढ़ाएं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। होली के बारे में एक निबंध लिखेंगे, आप कुछ लाइनें लिख सकते हैं, यहाँ से देख के लिखें और इसे अच्छे से याद भी करें। क्यों मनाई जाती है, कब मनाई जाती है, ये सब आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न आएगा यहाँ पर भाषा की बात का, और यहाँ पर जो है ये छठा प्रश्न है। हरे हरे पुष्प पुष्प में एक शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है। कविता में या कविता के हरे हरे ये पात वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ पात शब्द बहुवचन में प्रयुक्त है। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष्य एक वचन में हो और कर्म या क्रिया या विशेषण बहुवचन में, जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। ध्यान दें आप, कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग होता है। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है, जो 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाने लगी है। एक शब्द बेर, आप देख रहे हैं यहाँ पर कौन सा शब्द है ये, बेर। बेर का 2 अर्थों में प्रयोग करने से वाक्य में चमत्कार आ गया। इसे यमक अलंकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यमक अलंकार। अलंकार के बारे में बच्चों आपको जानकारी होगी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जब वीडियो देख रहे होंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अलंकार से संबंधित एक चैप्टर मिलेगा, आप उसे खोलकर देख सकते हैं और सारे अलंकारों के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम यमक अलंकार की। तो जब एक शब्द की एक से अधिक बार जो है पुनरावृत्ति होती है और दोनों बार अर्थ जो है अलग अलग होता है तो उसे कहते हैं यमक अलंकार। इसी प्रकार कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है, जबकि दोनों 2 प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे मन का और मन का। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, मन का, कर का, मन का, डारी दे, जैसे आता है ना। ऐसे वाक्यों को एकत्र कीजिए जिनमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। ऐसे प्रयोगों को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित पुनरावृत्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर जो है बातों बातों में, रह रह कर, लाल लाल, सुबह सुबह, और फिर क्या है, रातों रात, घड़ी घड़ी। तो यहाँ पर जो है उत्तर में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, बातों बातों में। तो यहाँ पर वाक्य बनेगा बातों बातों में कब घर आ गया पता ही नहीं चला। इस प्रकार से आप दूसरे शब्द का वाक्य बनाएंगे, रह रह कर, कल रात से रह रह कर बारिश हो रही है। इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं। और फिर आता है लाल लाल, तो लाल लाल आंखों से पिताजी अमर को घूर रहे थे। इसी प्रकार सुबह सुबह में क्या बनाएंगे आप वाक्य, दादी जी सुबह सुबह ही पूजा करने मंदिर निकल जाती है। इसी प्रकार रातों रात में बनाएंगे, ईश्वर की कृपा से रामन रातों रात अमीर हो गया। और इसी प्रकार से घड़ी घड़ी में बनाएंगे एक वाक्य आप, घड़ी घड़ी शिक्षक उसे पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए टोकते रहते हैं। तो बच्चों इसके साथ ही यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार लगातार कक्षा 8 हिंदी वसंत के सभी पाठों को पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको आने वाले प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लगातार जानते रहे अपने सभी पाठों के प्रश्न उत्तर हमारे साथ। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आप थोड़ा करें इंतज़ार और इन प्रश्नों के उत्तरों को आप जो अच्छे से याद करें, लिखें अपनी नोटबुक में। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।